आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास 10th मैथ जो कि बोर्ड एग्जाम है 2025-26 के लिए है, इसको हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो वास्तविक संख्या पर आधारित है, इसको हम पूरा वन शॉट में क्लियर कराएंगे, जो राजीव प्रकाशन के मैथ से रहेगा। क्लियर है? ये क्या से रहेगा? राजीव प्रकाशन का मैथ होगा, उसको हम पूरा सॉल्यूशन कराएंगे स्टार्टिंग से ही। जो बच्चे वीक हैं वो यही स्टार्टिंग से आप प्रॉपर तरीके से देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। हमें क्या करना है? जो भी संख्या दे रखी है उनको अभाज्य गुणनखंड, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था सभी संख्याओं के बारे में, अभाज्य जितनी भी संख्या थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर पर 945। कितना है? 945। 945 के हमें क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। किस तरीके से करेंगे? आपको यह भी पता ना हो चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से विभाजित होगा। अब देखो, सबसे छोटा नंबर हमें ऐसा देखना है। अभाज्य संख्याओं को मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से या एक से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटती हैं। ठीक है, जो किसी से ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे दो है, दो या तो एक से कटेगी या खुद से कटेगी। तीन, दो से कटे तीन से कटेगी या एक से कटेगी। पांच है, सात है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। तो ऐसी संख्याओं के रूप में हमें व्यक्त करना होगा इस संख्या को। चलिए देखो, 945 किससे कट रहा है? तीन से कटेगा। तीन तरक के नौ, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15। फिर तीन से काटेंगे ये 105 बार कट जाएगा। फिर तीन से काटेंगे तो ये 35 बार कटेगा। और पांच से काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा। ठीक है, इस तरीके से पहले इनको रफ वर्क में हमें एक पूरा शेड्यूल तैयार करना है कि कौन कौन से नंबर किस किस से कट रहे हैं। पूरे एक प्राइम नंबर का फॉर्मेट बन गया, कैसा अभाज्य संख्याओं का एक रूप तैयार हो गया यहाँ से। अब इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे 945 को। कैसे? तीन आया है 3 बार, 3 × 3 × 3, फिर 5 से कटा है, फिर 7 से कटा है। ठीक, अब इसको और भी छोटे रूप में लिख सकते हैं हम। कैसे? कि जो भी नंबर बार बार रिपीट होके आ रहा है उसकी पावर लगा दो कि कितने बार आ रहा है। देखो, तीन कितने बार आ रहा है? 1, 2 और 3 बार, यानी 3 की पावर 3 रहेगा। पांच एक ही बार आ रहा है तो एक पावर रहेगी। और 7 कितने बार आ रहा है? एक बार। इस तरीके से हमें इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना होगा? व्यक्त करना होगा। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने किया क्या है कि एक ऐसा नंबर लिया है छोटे से छोटा, किसी से ना कटे, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे जो इसके लिए सूटेबल हो। जो भी गुणनखंड हम कर रहे हैं उसके लिए क्या रहे? वो सूटेबल रहे। ऐसा नहीं कि जो नहीं है उससे भी हम काटने लग जाए। अगर मैं कहूँ इससे छोटी प्राइम नंबर तो दो होती है, तो दो से क्यों नहीं काटा? लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये नंबर बाकी में उस संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं किससे काटा? तीन से काटा, फिर तीन से, फिर तीन से, फिर पांच से, फिर सात से। तो इस तरीके से हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको व्यक्त करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हो गया, अब बी क्या है? बी में है 140। कितना है नंबर? 140 के गुणनखंड अब हमें करने हैं। तो दो से काटेंगे, दो से कट जाएगा ये। कितने बार? 70 बार। फिर दो से काटा तो 35 बार। और फिर किससे काटेंगे? पांच से। कितने बार? 7 बार। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। चलिए अब इसका रूप लिखते हैं। 140 क्या लिखेंगे? दो आ रहा है 2 बार। दो कितने बार आ रहा है? 2 बार। पांच कितने बार आ रहा है? 1 बार। सात कितने बार आ रहा है? 1 बार। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 156, यानी सीवा क्वेश्चन क्या है? 156। 156 है। चलिए दो से काटेंगे, दो अट्ठे सॉरी, दो सत्ते 14 और दो अट्ठे 16, 78 बार कट जाएगा। फिर इसको भी हम दो से काटेंगे, दो तिया 6, दो नाम 18। फिर तीन से कटेगा कितने बार? 13 बार। तो ये भी क्या हो गया? इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। यहाँ पर
थोड़े नंबर पास पास लिखे हुए हैं, यानी 78 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? 78 रहेगा। प्रॉपर दिख पा रहा है ना? चलिए अब देखो, अब 156 के जब गुणनखंड लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 की पावर 2। 3 कितने बार आ रहा है? 1 बार। और 13 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं के रूप में कर पाएंगे व्यक्त। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी। कितना है? 650। कितना है? 650। 650 कितने से कट रहा है? 2 से कटेगा। 2 से कितने बार कट जाएगा? 3 बार। ये 2 बार, ये 5 बार, क्योंकि यहाँ बचेगा 2, 10 हो जाएंगे, 5 बार कट जाएगा। क्या ये 3 से कट पाएगा? नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? तो फिर 5 से कट जाएगा। 5 6 के 30, 5 पंजे 25। और फिर 5 से कटेगा कितने बार? 13 बार। और 13 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो अब 650 के जब गुणनखंड लिखेंगे तो ये देखेंगे कौन सा नंबर कितनी बार आया। 2 कितनी बार आया? 1 बार। इंटू अब कौन सा नंबर है? 5। 5 कितने बार आ रहा है? 2 बार। अब क्या है? 13। 13 कितने बार है? 1 बार। लो भाई हो गया। कितना इजी स्टेप्स में हो रहा है। तो आपको गुणनखंड तो आना हो गया हो, और उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना भी आ गया होगा। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ई पार्ट है, नहीं दिख पा रहा है। देखो ई पार्ट है, कितना है? 2644। 2644। इसको हम भाई किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 एकम 2। अब 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा। ठीक है, अब फिर हम इसको 2 से काटेंगे। ये 2 से कट रहा है ना, तो 2 से काटेंगे। 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2। अब भाई देखो 661। अब 661 किससे कट रहा है? 661 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, तो यह किसी से नहीं कटेगा। क्लियर है? तो इसमें देखो 2644 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ रहा है 2 बार, इंटू 1 आ रहा है 661, जो किसी से भी नहीं कटेगा। क्लियर है? 661 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ है इसका। कितना है? 7325। कितना है? 7325 के अब हमें गुणनखंड करने हैं। 7325 के, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। कौन सी संख्या किससे कटेगी? अगर हमें 2 से काटना है तो क्या चेक करना होगा कि लास्ट की जो संख्या है वो हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। जैसे 0 हुआ, 2 4 6 8। अगर लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 है तो हम जान जाएंगे 2 से कटेगी। अगर 3 से चेक करनी है तो सबको जोड़ लो, सभी संख्याओं को जोड़ लो। जैसे 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। अगर 17 3 से कट रहा होता तो ये संख्या भी पूरी 3 से कटती, लेकिन ये संख्या 3 से नहीं कट रही है क्योंकि इनका योग 17 आया। 17 3 से नहीं विभाजित होता है। ठीक, अब देखो लास्ट में क्या है? 4 के लिए तो 2 से ही कट जाएगा, तो उसको हम देखेंगे नहीं। अब आता है 5। 5 के लिए होना चाहिए लास्ट का अंक 0 हो या फिर 5 हो। कितना हो? 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ 5 मिल रहा है हमें, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से काट दो इसको। 5 एकम 5, यहाँ हो गया 23, 5 चौके 20, यहाँ कितना बचा? 3 32, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। दोबारा 5 आ गया तो फिर 5 से कट जाएगा। कटेगा, देखो 5 से कटेगा कितने? 5 दूनी 10, 4 48 हो गया, 5 नंबे 45। अब कितना बचा? 3 5 सत्ते 35। अब देखो 297 चेक करें तो ये तो किसी से कट नहीं रहा है, क्योंकि 5 से नीचे तो कोई नंबर ऐसा होगा ही नहीं उसको काटेगा। और 297 को अगर हम चेक करें किसी टेबल में या नंबर्स में तो वो किसी से नहीं कटता है। वो भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसको भी इतने छोड़ देंगे। लो भाई 73
तो 25 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 5 की पावर 2 इंटू 297, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसको भी हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया। चलिए अब देखो, अब नेक्स्ट है जी वाला, 5005। कितना है, 5005। अब इसके गुणनखंड करने हैं। अब देखो लास्ट का अंक, इकाई का अंक कितना है, लास्ट में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 5 है। तो या तो ये कटेगा किससे, 3 से। 3 से चेक करें तो इनका जोड़ देखें 10 आ रहा है, 10 3 से नहीं कटता, लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। चलिए जी 5 से काटें इसको, 5 एकम 5, 0 0 1। अब किससे कट जाएगा, अब 7 से चेक करो, 7 एकम 7, 3 हो जाएगा, 3 30 हो जाए, 7 चौकटा 7 7 से कट जाएगा ये। तो 7 एकम 7, 30 हो गए, 7 चौके 28 और 7 3 21। अब ये कटता है 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33 और 13 से कट जाएगा। तो 5005 कि अगर हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें इसको तो कितना आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, सबके सम सिंगल डिजिट है, तो इनकी पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब इससे हम आगे के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर प्रॉपर तरीके से आप अपने नोट्स बनाते जाइए। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे पहले सिलेबस खत्म करेंगे और उसके बाद हम इसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी लगाएंगे। देखिए शायद हम स्टार्ट करते हैं कुछ दिनों में, साइंस भी स्टार्ट करेंगे शायद 1 अप्रैल से, अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइंस भी मोस्टली स्टार्ट होने वाली है, और कुछ टाइम में शायद इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट आपको यही मिलने वाले हैं। अब देखिए इसमें एच वाला क्वेश्चन क्या है, देखो एच क्वेश्चन है 7429 7429। अब देखिए ये किससे कटेगा भाई, देखो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं किससे कटेगा। देखो 7429 है ना, देखो 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से काटेंगे, 7 और 4 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 कितना होता है 22, नहीं कटेगा। 22 नहीं कटने वाला है, 22 के बाद चेक करो, सॉरी किससे, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करो, 7 छक्के 42, लेकिन लास्ट में 9 आ रहा है वो भी नहीं कटेगा। 7 के बाद क्या चेक करोगे, अब 11 प्राइम नंबर है, 11 से चेक करो, 11 छक्के 66, बचेगा कितना, 66 के बाद 8, 82 हो गया, 77, यानी कि बचेगा कितना 5, नहीं कटेगा 11 से। 13 से चेक करो, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 65 यानी कि 9, 92, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 19 नहीं कटेगा। अब आएगा 17, 17 से चेक करें, 17 चौके 68, बचा कितना 6, 62, 17 चौके 68, 17 51 होता है, 51, और यहाँ पे कितना बन रहा था 52, 17 चौके नहीं 62 बन रहा था, 51, यहाँ बचेगा कितना 11, 119, 17 सत्ते 119, 17 से कट जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 17, ये किससे कटेगा 17 से कट जाएगा, 17 से कटेगा, 17 17 चौके 68, 68 हो गए। अब वो किससे कटेगा 6, यानी 62, 17 तिया 51, और 17 सत्ते 119, और 17 के बाद 17 से चेक करें, 17 19 34, 9 97, 17 से कटता नहीं है, तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा 19, और 19 से चेक करो, 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 दूनी 38, यानी बचा कितना 5, 57, 19 से 57, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 थी 57, अब किससे कटेगा 23 से। इसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर क्या रहेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड रहेंगे 74 29 के, 17 इंटू 19 इंटू 23, इन सब की पावर कितनी है, 1 1 पावर है।
ठीक है, क्या रहेगी? 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1 रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। h के बाद i है 20,570, इसके गुणनखंड करेंगे भाई। सबसे पहले किससे कट रहा है? लास्ट में 0, 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 17 हो गए, 2 अटे 16, 2 पंजे 10। अब आगे, अब देखो 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से कट जाएगा, 8 2 10 16 17 नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। ये कितने से कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 0, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अब 5 से भी नहीं कटेगा ये, किससे कटेगा? 14 7, 5 के बाद 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 6 65 और 7 नाम 63, 2 27, 7 से नहीं कटेगा। 11 से, 7 के बाद 11 ही आएगा। 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 के बाद 65 हो जाएगा। 7 नाम 63, बचे 2 27, नहीं कटेगा 7 से। अब 11, 11 9 95 88, 7 77, हाँ 11 से कट जाएगा। कितने से कटेगा ये? 11 से। 11 एकम 11, बचे कितने? 9, 95, 11 8 88। अब कितने बचे? 7 77 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। और ये फिर 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, यानी अब इसके 17 तो एक खुद अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। चलिए 20,570 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर कितना रहेगा? 2। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 11 की पावर 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जे जे वाला पार्ट कितना है? 87 49 44, 87 49 44। देखो इसको पहले हम 2 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में कितना अंक आ रहा है? 4 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 7 है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और यहाँ हो जाएगा 17, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 अठे 16, फिर भी 2 से कट रहा है। 2 पंजे 10, अब 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। ठीक है ना, हासिल जोड़ते जाना सब। यहाँ 2 चौके 8, एक बचेगा 13 हो गया, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा ये? 4 6 10 और 18, 3 से कट जाएगा। कितने से कटेगा? 3 से। 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे, सॉरी गलती कर दी, 3 चौके 12, 16 हो जाएगा। 3 पंजे 15, बचा 1 17, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। ये फिर 7 3 से कट जाएगा, क्योंकि इनका जोड़ कितना आ रहा है? 21 आएगा। 9 और 5 14, और 14 7 21, 21 3 से कटता है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 नंबे 27। अब देखो 3 से कटेगा, 6 7 और 9 16। अब 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करो। 7 दूनी 14, बचा 1 11 हो गए, 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि बचे 4 49, 7 सत्ते 49, कट जाएगा। 7 से कटेगा। अब 7 से कितने बार? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कट जाएगा। 7 तिये 21 और 7 एकम 7, यानी 31 बार। तो 87 49 और 44 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितने आएंगे? 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 की पावर 6
गुणे 3 की पावर कितना होगा 2, 7 की पावर 2 और गुणे 31 की पावर 1। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके गुणनखंड थोड़े बड़े हैं लेकिन इजी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर किससे कट जाएगा। तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो या इस मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका लास्ट क्वेश्चन है के, वो है 3825। कितना है 3825। तो देखो आपको दिख रहा है नंबर ना, लास्ट में 5 है यानी 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काटना है तो चेक कर लो। 8 और 3 11 और 2 13, 5 18। 3 से कटता है, 3 से काट दो भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 22 होगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो 7 और 4 11 हो जाएगा ना, 6 और 5 11, नहीं कटेगा। अब 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। फिर 5 से कटेगा कितने बार 17 बार। अब इसके बाद नहीं कटेगा क्योंकि 17 भी एक क्या है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो 3825 के गुणनखंड क्या रहेंगे? 3 कितने बार आ रहा है 2 बार, 5 कितने बार आ रहा है 2 बार और 17 कितने बार आ रहा है 1 बार। इस बेसिस से हमने पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा? एक क्वेश्चन है इतना बड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पूर्णांकों के गुणनफल निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के है। चलिए इसको भी हम जांच करके भी दिखाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या यानी ए है, दूसरी संख्या क्या है बी है। तो इसका ये फॉर्मूला है जो आपको लास्ट में दे रखा है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना? चलिए अब देखो पहले हमें जांच करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए में दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी? 26 और 91। तो 26 के गुणनखंड करें, 2 इंटू 13 होते हैं। कितने होंगे? 2 इंटू 13। अब 91 के गुणनखंड करें तो 7 इंटू 13 होते हैं। कितने होंगे? 7 इंटू 13। क्लियर है? चलिए अब हम अगर एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब जानते होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको शॉर्ट में हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं मासा। और मासा क्या होता है कि जो दोनों चीजों में कॉमन हो, वेनिस्ट हो, एक जैसा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ यानी मासा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? तब 13 हो गया। अब अगर एलसीएम निकालें तो पहले तो जो एचसीएफ आया उसको लिख लो, लिख लिया साहब। अब जो बचा नंबर है उसको लिख लो, कितना बचा? 2 बचा और 7 बचा। तो इनका गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितने होते हैं? हाँ 26 सत्ते कि 150, 175, 182, 182 होते हैं। कितने होते हैं? 182। अब हमें चेक करना है भाई, पहला नंबर कितना था? 26। दूसरा नंबर कितना था? 91। और इसका जो एलसीएफ है वो 13 और इसका एलसीएम है वो कितना है? 182 है। गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 2 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, हासिल 10, 13 और 10 23। अब इसका भी गुणा कर लो, 26 एकम 26, हासिल आएगा 2 और 26 निम्मा होते हैं 234 और 2 236। तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं यानी हमारी जांच और एचसीएम एलसीएम सब एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी हमें डाउट नहीं है। ठीक,
अगर ये मैच नहीं करते, बराबर नहीं होते, तो हम इनको अलग रखते। क्या रखते कि ये हमारे गलत हैं, या तो एलसीएम गलत है या फिर एचसीएफ गलत है। फिर वही है। इसका बी वाला क्वेश्चन करेंगे अब। बी में है 510 और 92। कितना है? 510 और 92। तो मैं 510 और 92 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 510 के गुणनखंड करेंगे। देखो, या तो आप रफ वर्क में कर सकते हो, बड़ा नंबर आए तो 510 है, गुणनखंड कर लो, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा 17 बार, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब अगर 92 करोगे तो 46 दूनी 92 होते हैं, और 40 23 दूनी 46 होते हैं, यानी कि 23 चौके 92 होते हैं। ये इसके हमने गुणनखंड कर लिए। ठीक है, किस किस के हो गए? 510 के गुणा कर लो एक बार, 17 पंजे 85, 85 दूनी कितने होते हैं? 170, 170 तिया 17 तिया 51, सही है। ठीक, 92 के 23 दूनी 46 दूनी 92। ठीक, अब निकालेंगे इसका हम HCF। क्या निकालेंगे? HCF। कॉमन क्या है? एक तो 2 है, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, यानी 2 तो हो गया HCF। अब क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है सब। एलसीएम क्या, जो कॉमन आ रहा था उसको ले लो। और बचा कितना? 2 बचा, 23 बचा, फिर 3 बचा, 5 बचा और 17 बचा। ये आ गया। अब इन सब का गुणा कर लो, कितना आएगा? 5 तिये 15, और 15 चौके कितना हो गया? 60। 60 इंटू इसका गुणा कर लो 17 से 23 का, 17 तिया 51, 5 हो गया, 17 दूनी 34 और 5 39। इनका भी गुणा कर दो, 0 6 नाम 54, 5 6 पंजे 30 और 5 35, सॉरी 36 18 5 23 होगा। कितना होगा? 23। सही है ना? 0 6 एकम 6, 6 नाम 54, हासिल 5, 36 18 5 23। अब देखो संख्या क्या आती है हमारे पास? 510 है, उसमें गुणा 92 से करना है, बराबर 2 का गुणा किससे करना है? 23,460 से। इसका गुणा कर दें, कितना आएगा? 46,920। अब इनका गुणा करें तो 0। अब पहले 2 से गुणा कर दें इसमें, 2 एकम 2, 9 पंजे 45, पहले 0 हो गया, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, जी 2 एकम 2। अब 5 दूनी 10, 9 एकम 9 19, हासिल 1। अब कितना हो जाएगा? 5 ने 45 और 1 46, बिल्कुल सही है ना? 46,920। ठीक, ये भी हो गया। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसका सी पार्ट भी है। सी में क्या क्या नंबर है? 336 और 54। तो पहले 336 के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 54 के गुणनखंड करेंगे। तो 54 के गुणनखंड आसान है, 27 दूनी 54, और 3 त्रिक 9 ती 27। ये तो हो गए भाई 54 के गुणनखंड। अब हमें करने किसके? 36 के। लो, 36 पहले 2 से कट रहा है, कितनी बार कट जाएगा? 16 168, फिर 2 से कट जाएगा, करके देख लेते हैं गलती ना हो कोई। 2 से 1 6 8, फिर 2 से कटेगा 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 21, यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितनी बार है? 4 बार, फिर 3 बार, फिर 3 से कटेगा, उसके बाद फिर 7 से कट जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब एलसीएम एचसीएफ और निकालते हैं। पहले एचसीएफ निकालेंगे। देखो भाई कॉमन क्या क्या है? 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाता है? 6, यानी एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम क्या रहेगा भाई? पहले तो 6 लिख लो, कितना?
6, HCF 6 आया है। अब बचा कितना, 2 2 2 और 7, 2 × 2 × 2 × 7। यहाँ कितना बचा, 3 × 3, 3 × 3। अब इसकी गुणाई कर लो। देखो एक पेयर बनाए 6 और 6, एक ये बन गया 6 और 6, यानी कि 6 हो गया 3 बार, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। कितना होता है, 216, यानी इस नंबर का इन दोनों गुणा किया तो कितना हो गया, 216। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, 2 × 7 = 14 बच्चा, और 14 गुणा इससे कर दो, 14 × 6 = 84, 8 14 और 8 22, 14 28 तो 30, कितना आ गया, 3024। इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 3024। देखिए अब इसको सिद्ध करेंगे, तो पहली संख्या थी 336 गुणा 54 बराबर 3024 गुणा 6। कैसे इसमें गुणा कर दो, 24 सिक्के 144 होते हैं, 144, 24 और 3 छिक्के 18, 18,144 होगा। अब इसका भी गुणा करके चेक कर लेना कितना आएगा, 18,144 ही निकल कर आएगा। तो यहां तक शायद आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कैसा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे अब। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन आने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहे। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करने हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड करने हैं इनके, और फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। जो अभी क्वेश्चन किए थे सेम उसी मेथड से करने, और लास्ट में प्रूफ नहीं करना है हमें कोई भी कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, एक नंबर है 12, 15 और 21। इनके नंबर आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हो, 4×3 = 12 होता है, 2 × 2 × 3 हो जाएगा, इसका 3 × 5, इसका 3 × 7। अब देखो एक बात याद रखना, अपने दो संख्याओं में तो देख लिया कि भाई दोनों में जो कॉमन है उसको हम ले लेंगे, बट ये 3 संख्या आती है तो बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं। गलती कहाँ करते हैं उसको ध्यान से देखना। पहले हम देखेंगे तीनों में समान नंबर कितना है, 3 है, इसके अलावा कोई भी नंबर समान नहीं है, यानी एचसीएफ तो आपने निकाल लिया सब, 3 है, यहां तक कोई मिस्टेक नहीं होगी। बट जब एलसीएम निकालोगे तो वहां गलती करते हो। क्या गलती करते हो, अब देखो एलसीएम निकालेंगे तो जो एचसीएफ है वो तो लिख लिया, अब आप क्या करते हो, जो नंबर दे रहे हैं उन्हीं को डिक्टो रख देते हो। इसके बाद आपको एक और चीज चेक करनी होती है एलसीएम में कि तीनों नंबरों में जो कॉमन था वो तो हमें लेना ही लेना है, वो तो एचसीएफ हो गया। इसके बाद 2 नंबरों में कॉमन देखते हैं, कोई से 2 नंबरों में कॉमन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तब हम सभी नंबरों को डिक्टो रख देते हैं। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखो 2 है लेकिन इनमें कोई 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कोई भी नंबर सेम नहीं है। अगर सेम होता तो पहले 2 में कॉमन देखते, चाहे इन 2 में कॉमन हो, चाहे इन 2 में कॉमन हो, चाहे इन 2 में कॉमन हो, कोई से 2 नंबरों में कॉमन होना कंपलसरी है। ठीक है, होता तो उसको लेते, अगर वहां को आपने कॉमन नहीं लिया, डिक्टो इसी की तरह रख दोगे कि यहाँ पे भाई 2 बचा है, यहाँ भी 2 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 7 बचा है। लेकिन कभी ऐसा होता नंबर में कि वहां नंबर कोई रिपीट हुआ होता, इसमें कोई कॉमन होता 2 में, तो आपका एलसीएम जो है गलत आता 100%। ठीक है, इस गलती को आप मत करना। अब देखो कितना आएगा, 5×4 = 20, 60, यानी 420 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कितना है, 17, 23 और 29। इसके क्या कोई गुणनखंड होंगे, कोई गुणनखंड होंगे, किसी से कटता है, नहीं कटता। 17, 23 और 29 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। अब कहोगे सर गुणनखंड नहीं है तो फिर एचसीएफ क्या रहेगा, तो भाई देखो इसका एस से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक तो हर एक नंबर का कोई ना कोई कॉमन सेंस निकाल ही देता है ना।
तो HCF कितना हो गया, देखो सब में कॉमन आ रहा है ना कितना, एक एक एक, ले लो भाई एक। अगर LCM लोगे तो 17, 23 और यहाँ पर लास्ट में 29 है, कितना होगा 29। गुणा कर दो तीनों का, कितना होगा भाई गुणा, बताओ, गुणा करके बताओ कितना आएगा। इसका गुणा आएगा, गुणा करोगे तो 11,339, कितना आएगा 11,339। तो इसका LCM कितना आएगा 11,339 आएगा, और HCF कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे। सी ऑप्शन क्या है, इसमें नंबर क्या है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, 8 के गुणनखंड करोगे 2 इंटू 2 इंटू 9 के 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5। अब कहोगे भाई साहब इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो HCF कितना रहेगा, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो फिर क्या रहता है, ओनली वन, एक ऐसा है जो सब में कॉमन रहता है। अब ले लो भाई LCM निकालना है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इन नंबरों को 1 बाई 1 करके मत रखना, पूरा कंबाइंड कर दो, 8, 9 और 25 तीनों गुणा कर दो, क्योंकि कोई नंबर किसी में भी कॉमन नहीं है। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, और 200 निम्मा 1800। तो जी इसका LCM निकल कर आ गया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि HCF दे रखा है 306 और 657 का कितना है 9 है, और LCM कितना है वो हमें ज्ञात करना है। तो आपको दो नंबर दे रखे हैं, क्या क्या, अगर हम पहले नंबर को A मानते हैं तो 306 रहेगा, और दूसरे नंबर को अगर हम B मानते हैं तो कितना है 657। अब इनका HCF कितना दे रखा है हमें 9। तो अब बताओ भाई साहब LCM कितना रहेगा इसका। तो हम एक फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा था, क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। इस फॉर्मेट का यूज करना है, तो LCM तो हमें निकालना है, तो A इंटू बी में क्या करेंगे HCF का हम भाग लगा देंगे, क्या कर देंगे भाग लगा देंगे। A का मान कितना है 306, B का मान 657 है, और HCF कितना है 9। भाई 9 से काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 से 3 नाम 27, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36। यानी कि जो LCM निकल कर आएगा वो कितना आएगा 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। अब इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कितना आएगा बताओ कमेंट करके। 22,338 आ रहा होगा शायद, कितना आएगा 22,338। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा 22,338 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखो HCF दे रखा है किसका 60 और 225 का, सेम डिक्टो क्वेश्चन है। अगर पहला नंबर 60 है, दूसरा नंबर कितना है 225 है, और इसका HCF कितना है 225 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 10 एक्स। तो बताओ भाई x का मान कितना आएगा। तो पहले तो हमें इनका HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक HCF की वैल्यू x के पदों में दे रखी है, बट एक्चुअल का HCF तो हमें पता होना चाहिए, तो उसको हम निकालते हैं। एक एक गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 चौके 60 होते हैं। B करोगे तो
3 × 3 × 5 × 5। अब चाहिए क्या हमें, तो हमें चाहिए भाई HCF। कॉमन क्या है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक 5, यानी कि 15 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। अब इसमें पुट कर दो, HCF है भाई 15 बराबर 225 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस के 10x। तो 225 का जब 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 1125 माइनस 10x। 10 को x को इधर लाएंगे, 15 को इधर पहुंचा देंगे, यानी कि 10x बराबर 1125 माइनस 15। अब कितना बचेगा, 10x बराबर 1110। अब 10 से इसमें भाग लगा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 111। कितना आएगा, 111 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, x का मान 111 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या है, HCF दे रखा है 120 और 225 का कितना 15, तो LCM निकालना है। तो अब आपको करना क्या है, वही नंबर है। ए नंबर कितना है 120, बी का मान 225 और HCF कितना है 15। तो बताओ भाई साहब LCM कितना होगा। फॉर्मूला पता है LCM का, A/B/HCF होता है। ए की वैल्यू कितनी 120, बी की वैल्यू कितनी 225, HCF का मान कितना 15। 15 अट्ठे 120। अब कितना 8 × 225 कर दो, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18। कितना आ गया 1800। इसका LCM निकल के आ जाएगा। कितना आएगा LCM, 800 सॉरी 1800 निकल के आएगा। कितना आएगा 1800। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 प्लस 4 एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अब हमें ये बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। देखिए भाज्य या अभाज्य को ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज बताई थी, वो क्या थी, कोई संख्या भाज्य कब होगी जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, कोई संख्या अभाज्य कब होगी जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, केवल दो गुणनखंड होंगे, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो भाज्य है वो कौन सी होगी, जिसके मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक, चलिए चेक करते हैं क्या इसका दो ही गुणनखंड है या दो से ज्यादा भी हैं। देखो संख्या क्या है, 3 × 12 × 101 प्लस 4। अच्छा, अब तक जितने भी क्वेश्चंस को आपने देखा था उसमें एक बात कॉमन देखी होगी, क्या, कि अगर हमने किसी संख्या को लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते थे, उसके गुणनखंडों के रूप में उसको व्यक्त करते थे या नहीं थे। तो वो पूरी क्या थी, एक संख्या के गुणनखंड होते थे। गुणा में जो लिखे हुए हैं वो क्या है, किसी ना किसी संख्या के गुणनखंड है। तो ये पूरी क्या है, एक संख्या ही तो है ये वाली, है या नहीं, बिल्कुल है। चलिए अब ये प्लस में है वो अलग है। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं, कितना, यहाँ से 4 कॉमन है। अच्छा जी, नहीं सर ऐसे नहीं कर रहे हम तो। कैसे करोगे भाई, हम इन सब का गुणा कर लेते हैं। कर लो, आपको फिर टाइम वेस्ट होगा। पहले गुणा करो फिर प्लस करो, उसके बाद भी क्या करोगे, फिर इनके गुणनखंड करो। उससे अच्छा है कि हमें एक चीज दिखानी होती है यहाँ पे कि ये अभाज्य है या भाज्य। इसके लिए आप ये कर दो ना, क्या क्या करोगे, करना आपको ये है कि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड दिखा दो, चाहे 3 दिखा दो, चाहे 4 दिखाओ, चाहे 5 दिखाओ, चाहे 6 दिखाओ, चाहे 10 दिखाओ। दो से ज्यादा चाहे एक भी होगा तो भी भाज्य हो गई, अगर दो से ज्यादा एक भी नहीं निकला तो भाज्य हो गई। बात क्लियर है। इसके केवल दो गुणनखंड निकले तो क्या है ये अभाज्य, दो से ज्यादा हो गए तो भाज्य, है या नहीं। तो हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, चाहे हम एक लाइन में दिखाते हैं, चाहे दो में दिखाते हैं, चाहे इसका पूरा गुणा करें, जोड़ें, गुणनखंड करें, तब निकाल के दिखाएं कि साहब इतने गुणनखंड बन रहे हैं, इसलिए ये कैसी है भाज्य संख्या है। या इसके दो ही रह गए तो अभाज्य संख्या है।
तो यहीं पे देख लो ना, कॉमन क्या है, इसको हम क्या लिख दें, 4 × 3 है, 4 कॉमन आ जाएगा। लो भाई 4 को कॉमन ले लिया, बचा कितना, यहाँ 3 था, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ कितना है 101, प्लस यहाँ कितना बचा 1। अब देखना कोई संख्या क्या होती है 1 से कटती है, स्वयं से कटती है, यहाँ तक तो अभाज्य संख्या थी, यहाँ के बाद देखना है फिर ये किससे भी कट रही है, 4 से भी और कट रही है, आगे ये 5 से कटे, 6 से कटे, हमें उससे क्या मतलब, हमें ये दिखाना है कि ये 2 है उससे तीसरा गुणनखंड मिल जाए, वहीं क्या हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगी। तो लिख दो इसमें 3 × 12 × 101 +4 के 1 व स्वयं के अलावा 4 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, अतः यह संख्या भाज्य है। ठीक है, अब कहोगे नहीं सर हम नहीं कर रहे ऐसे, तो देखो अब कितना आपको टाइम वेस्ट होगा और कितना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। करना क्या है, 3 × 12 × 101 +4, भाई पहले तो इनका गुणा कर लो, पहले 12 से गुणा करते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12, फिर गुणा करेंगे 3 से, +4 करेंगे, 12 × 3 = 36, 36 +4 यानी 36 40 इनका गुणा किया, जोड़ किया, निकल के आ गया। अब साहब इसके गुणनखंड कर लो, 2 से कटेगा 18 20, 2 से कटेगा 9 10, ठीक है। अच्छा जी, 2 से कटेगा 4 5 5, फिर 5 से काटोगे कितना 9 1, फिर 7 से काटोगे 13। अब कहोगे साहब यह संख्या 2 से 5 से और 13 से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। इतना लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या था, केवल न तो तुम्हें गुणा करना पड़ा न भाग, पॉइंट क्या वही संख्या है, कोई एक ऐसा नंबर कॉमन ले लो जो दोनों में हो, प्लस के बाद वाले में प्लस से पहले वाले में, दोनों गुणनखंड है, वो कितना था 4 था, ले लिया। और इसके अलावा देखो कोई संख्या अभी हो वो एक और स्वयं से तो हमेशा विभाजित होती है, तभी तो भाज्य है। इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड और दिखा दो, वही क्या हो जाएगी, ये भाज्य हो जाएगी। बस आपको इतना लिखना है, इसमें गुणा करो फिर गुणनखंड करो, लिख दो कि इसके एक और स्वयं के अलावा 2 से 5 से और 7 से विभाजित है और 13 से विभाजित है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। इतना लिखना है तो इतना लिख दो, नहीं इतना छोड़ दो, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, आपको 2 मेथड दे दिए इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 और 117 के एचसीएफ को आपने कैसे लिखा, 18m - 117 के रूप में दर्शाया है, तो बताओ m का मान कितना होगा। उसके लिए आपको 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। देखो क्या संख्या क्या है, 18 है और 117 है, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है कि 9 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है और 13 से कट रहा है। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करें तो कितना हो गया, ओनली 9। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 9 × 2 × 13, 13 दूनी 26 और 26 निम्मा कितने होते हैं 234, 234। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल आए। देखो एलसीएम की बात करा था, इसमें देखो ये नहीं कहा है कि आप सूत्र की मदद से निकालो या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, कैसे भी निकाल सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब क्या है, इसका एचसीएफ 18m - 117 के रूप में लिखा गया है। कैसे, 18m - 117 के रूप में लिखा गया है, कितना है 9, 18m
बराबर 9 प्लस 117 कितने हो गए? 126। 18m। 18 से कितने बार कट गया? 7 बार। तो m का मान कितना आ गया? 7 आ जाएगा। कितना आएगा? m का मान 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमेशा जो HCF दे रखा है वो कितना है? 9 है। और उसके लिए हम निकाला HCF और उसका रूप दे रखा था सब, ये जो है HCF का रूप है। तो दोनों HCF को क्या रखोगे आप? बराबर रखोगे। बराबर रखो तो सॉल्व करके m का मान निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो भाई, हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला क्या है भाई, उसने कहा है कि 6 की पावर n है और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी n क्या है? आप n की वैल्यू जो भी रखोगे वो क्या रखोगे? प्राकृतिक संख्याओं के रूप में व्यक्त करोगे। कैसे लिखोगे? प्राकृतिक संख्याओं के रूप में लिखोगे। तो पहला मेथड क्या है साहब? n की वैल्यू आप रखोगे, 1 रख सकते हो, 2, 3, 4, ऐसे ही कितने भी रख सकते हो। तो 6 की पावर 1 कितना होगा? 6। 6 की पावर 2 कितना होगा? 36। 6 की पावर 3 कितना होगा? 16। इतनी बात। अब यहाँ पे हमने एक ऑर्डर देख लिया कि 6 की पावर अगर हम लगाते जा रहे हैं तो उसका जो इकाई का अंक है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 6 हो रहा है। तो हमें लास्ट में 5 तो मिल नहीं सकता। ठीक है, क्या होगा? 6 की पावर n के प्रत्येक मान पर, प्रत्येक मान पर इकाई का अंक, इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। अतः इकाई का अंक, इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये तो काम करेगा केवल किस पे? जो 6 की पावर n होगी उसी पर। दूसरा मेथड भी देख लो, ये ऑलराउंडर है। कोई भी नंबर आ जाए इस तरीके का कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसकी पावर n है, कोई भी नंबर हो उसकी पावर n है, क्या 0 पर समाप्त हो सकता है? क्या 5 पर समाप्त हो सकता है? क्या 2 पर समाप्त हो सकता है? तो कोई भी नंबर अगर है तो उसमें उसका गुणनखंड आना कंपलसरी होता है। जैसे 6 की पावर n उसमें 0 तो नहीं आ रहा है, और 0 बनता कब है ये भी जान लो। अगर आप 0 बनाओगे तो कब आएगा? उसके गुणनखंड में 2 और 5 आने चाहिए। क्या आने चाहिए? ये बेसिक सी बात है, आप जानते हो, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। क्या जानना चाहिए? कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक में 0 लाना है तो उसके गुणनखंड में हमेशा 2 और 5 दोनों हमेशा आने चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं आएंगे तो उस संख्या में कभी भी 0 नहीं आ सकता। चाहे 2 कितनी बार आ जाए, चाहे 5 कितनी बार आ जाए, जब तक दोनों साथ नहीं आएंगे तब तक उस संख्या में इकाई का अंक 0 कभी भी नहीं आ सकता। ये बात आपको याद रखनी है। चलो साहब, अब करना क्या है इसमें? देखो क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर n। अगर हमने 6 की गुणन करेंगे 2 इंटू 3 की पावर n, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। गुणनखंड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपने बेसिकली गुणनखंड कर लिए होंगे। चलो जी, अब लिखना 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, आता है। अतः शून्य, सॉरी, इकाई का अंक शून्य प्राप्त करने के लिए, इकाई का अंक शून्य प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 5 का होना अनिवार्य है।
5 का होना अनिवार्य है, इसलिए 6 की पावर n में इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता। इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता। बात क्लियर है? आप या तो इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो, ये दोनों मेथड आपके लिए प्रॉपर हैं। इन मेथड से आप कर सकते हो कि दोनों क्वेश्चनों को इस मेथड से, इससे केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर है वही नंबर लास्ट में आता जाए, ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। अगर 8 की पावर n दे दिया, 12 की पावर n दे दिया, तो लास्ट में 2, कहीं 4 आए, कहीं 8 आए, कहीं 6 आए। जरूरी नहीं है कि हर एक में लास्ट का अंक सेम प्राप्त हो, लेकिन 6 में ही ऐसा पॉसिबल है कि उसमें 6 में होगा या 5 की पावर n होगी, तभी ये पॉसिबल होता है कि उसका इकाई का अंक सेम रहेगा। ठीक है, और इससे आप किसी भी नंबर का हो उससे आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। अब ये हमें प्रूफ करके बताने हैं, व्याख्या करनी है, क्यों ये भाज्य है, क्यों ये अभाज्य है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि उसमें देखो कॉमन क्या है एक्चुअल में। अगर हमें भाज्य संख्या दिखानी तो क्या करना होता है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, कि 2 से अधिक गुणनखंड उसके होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो भाज्य, 2 से कम 2 ही है केवल तो अभाज्य। चलो पहला स्टेप देख लेते हैं, कितना है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही क्वेश्चन है ना। देखो कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 13 को कॉमन ले लो भाई, क्या बचा 7 इंटू 11 और प्लस 1। जब कॉमन लोगे तो वहां तो भाई एक ही बचेगा ना, इसके तो गुणा में थे तो ये निकल गया, बच्चे ये दोनों लोग, यहाँ से कॉमन लिए थे तो कुछ बचा नहीं। यहाँ क्या रहेगा 13 इंटू 1, 13 में 13 से भागा लगाओ तो कितना बचेगा 1। अब लिख दो संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के गुणनखंड, सॉरी संख्या 13 में एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त किससे विभाजित है, 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है। अतः संख्या भाज्य है। संख्या कैसी होगी, भाज्य है। ठीक है, देखो सेम दूसरा क्वेश्चन भी इसी में, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये भी कैसी होगी, भाज्य होगी। कैसे करना, सेम इसी मेथड से, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कॉमन क्या आ रहा है 5, बचा कितना 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। लिख देना सेम कुछ कॉन्सेप्ट। संख्या ये रही, तो ये वाली संख्या है, इसके इसमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः ये संख्या कैसी होगी, भाज्य रहेगी। ठीक है ना, डिक्टो आपको सेम लिखना है, और संख्या चेंज करनी है और किससे विभाजित है वो लिखना है, और बाद बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो इसके लिए हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कब मिलेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे, सभी एक कितने समय में एक साथ मिलेंगे, तो उनके द्वारा कितना समय लगेगा, कितनी दूरी तय की जाएगी। तो हमेशा इसके लिए हम छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? एलसीएम। किस किस का? एक चक्कर लगाया है सोनिया ने 18 मिनट में, रवि ने लगाया 12 मिनट में, तो दोनों समय हमारे पास कितना? एक 18 मिनट, दूसरा 12 मिनट। गुणनखंड कर लो, 2 × 3 × 3, इसके 2 × 2 × 3, कॉमन क्या है? 2 और 3, तो हमें एलसीएम कितना रहेगा? 2 × 3 तो कॉमन था, बचा कितना? 2 × 3, 2 × 3 कितना हो गया? 36। यानी 36 मिनट के बाद वो क्या मिल जाएंगे आपस में? एक ही स्थान पर मिल जाएंगे जब वो चलना प्रारंभ करते हैं। चलिए भाई, दिख नहीं रहा है क्या प्रॉपर तरीके से? 18 के गुणनखंड नहीं दिख रहे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर देते हैं। 18 के गुणनखंड क्या रहेंगे? 2 × 3 × 3, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। 36 मिनट के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। कैसे? जैसे भाई एक ये गोलाकार मैदान था, यहाँ से सोनिया चली, यहाँ से लेके यहाँ पे आ गई, कितना टाइम लगा इसको? 18 मिनट। इसने दूसरा चक्कर लगाया, फिर लग गए साहब कितने? 18 मिनट। अच्छा, रवि चल रहा है तो उसने चक्कर लगाया 12 मिनट, एक और चक्कर लगाया, फिर 12 मिनट, एक और चक्कर लगाया, फिर 12 मिनट। अब कितना? 36 मिनट का टाइम यहाँ लगा, 36 मिनट का टाइम इसको लगा। तो इस तरीके से उन्होंने चक्कर जब लगाए होंगे तो पहले तो अलग अलग जगहों पे मिले होंगे एक आध बार, लेकिन जब फिक्स टाइम पे दोनों एक साथ मिलेंगे तो कहाँ होगा? वो 36 मिनट के बाद उसी मैदान पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12, दिखाइए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये क्या करना है कि जो 12 की पावर n है वो या तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता और ना ही वो 5 पे समाप्त हो सकता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या है कि इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × इसकी पावर कितना है? n। यानी कि 2 की पावर ऐसे लिख दो, 4 की पावर n और 3 की पावर n है। 2 की पावर भी n लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर n कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर n × 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब देखो, 0 या 5 होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों कंपलसरी हो, ठीक है ना। न तो इसमें 5 है, 5 नहीं है, तो इसमें 0 भी नहीं आ सकता, ना ही 5 आ सकता है, ठीक है। संख्या 12 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। और 5 नहीं है तो इसका इकाई का अंक ना तो 0 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है। अतः संख्या संख्या का अंतिम अंक हो या इकाई का अंक हो, बात एक ही है। अंतिम अंक 0 या 5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है। सिद्ध हुआ। क्यों नहीं हो सकता? रीजन क्या है कि इसमें 5 नहीं है। गुणनखंड में अगर 5 आता तो ये 0 पे समाप्त हो जाती और 5 पर भी समाप्त हो जाती, लेकिन ना तो इसमें 5 न होने के कारण ना तो 0 पे समाप्त होगी और ना ही 5 पर समाप्त होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नतम भाज्य तथा निम्नतम आज संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। चलो भाई, ये देखो, सब निम्नतम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी। सबसे छोटी भाज्य क्या है और सबसे छोटी अभाज्य क्या है? ये आप पहले कमेंट करके बताओ। बताओ भाई।
सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य कौन कौन सी होती हैं? अब कहोगे एक। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने संख्याओं के बारे में बताया है तो आप उसको जरूर जाके देखें। देखिए अगर आप कहोगे सब एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन सी? एक। तो याद रखना एक न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती। एक न तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती। तो निम्नतम भाज्य संख्या क्या होगी? निम्नतम अभाज्य संख्या वो होती है दो। अच्छा जी, निम्नतम भाज्य संख्या क्या होगी फिर? वो होती है चार। तो ये याद रखना, निम्नतम अभाज्य संख्या दो होती है और भाज्य संख्या कितनी होती है? चार होती है। चलो, अगर दो के गुणनखंड करोगे तो दो इंटू एक रहेगा, चार के करोगे तो दो इंटू दो रहेगा। अब पूछा क्या है? मासा, यानी एस सी एफ। कॉमन कितना आ रहा है? केवल दो। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको अगर इसमें ये पता होती कि भाज्य क्या है, कौन सी होती है सबसे छोटी, और अभाज्य कौन सी होती है सबसे छोटी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर यही नहीं पता तो इसमें नंबर ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है ना? अब ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करो। अब कहोगे सर ये क्या आ गया अंकगणित की, आपने तो पहले बताया ही नहीं। अरे भाई, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है कि उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में पहले संख्या को लिखना, जो अब तक आप करते आ रहे हो। ठीक है ना? क्या करने हैं? 120 और 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो ये कितना होगा? दो इंटू दो इंटू दो, 15 8 120, इंटू तीन इंटू पाँच, दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन इंटू तीन। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब कॉमन क्या आ रहा भाई? एक, दो, तीन, और एक ये तीन। पहले इसका हम एस सी एफ निकालते हैं। तो दो आ रहा है कितने बार? तीन बार। और एक बार तीन आ रहा है, कितना हो गया? आठ तिया 24। अगर हम एलसीएम की बात करें तो 24 तो है ही इसमें। बचा कितना है? एक दो बचा, एक तीन बचा, एक पाँच बचा। दो इंटू तीन इंटू पाँच, गुणा कर दो। पाँच तिया 15 दूनी 30 से, और 30 गुणा 24 करोगे तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम है वो एक 720 आएगा, और जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? 24 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि अगर एचसीएफ दे रखा है 35 और 45 का 5, तो एलसीएम 63 ए है। तो बताओ उस ए का मान क्या होगा? चलो जी, और उसने क्या क्या है? एलसीएम दे रखा है। तो पहले हमें देखो, संख्या ए है 35, बी क्या है? 45, एचसीएफ कितना है? 5, एलसीएम कितना है? 63 ए। अब कहोगे सर करना क्या है? तो आपने एलसीएम का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना? एलसीएम बराबर क्या होता है? ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। अब ए की वैल्यू कितनी है? 35, बी की वैल्यू 45, एच सी एफ का मान कितना है? 5, और एलसीएम का मान कितना है? 63 ए। कितना है? 63 और ए। चलो जी, 5 से इसको काट दें, कितने बार ये? 9 बार कट गया। अगर 63 ए बराबर 35 इंटू नौ बचा। अगर ए का मान निकालना तो 35 इंटू नौ बट्टे 63 कर दो। 9 से कटाए 7 बार, 7 से कटाए 5 बार। ए का मान कितना आ गया? 5। लो जी, क्या था इसमें? आपको ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, एलसीएम एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है।
फॉर्मूला होता है ये रख दो, एलसीएम का मान a इंटू बी का मान एचसीएफ का मान रखा और सॉल्व कर दिया। सब a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है, गुणनफल कितना है 3600 है, तो लासा बताओ। लो जी, इसमें क्या है, संख्या a है और एक क्या है b, इनका एचसीएफ कितना है, वो है 12 और इनका गुणनफल कितना है a इंटू बी, वो है 3600। ठीक है, अब पूछा क्या एलसीएम, एलसीएम का क्या होता है a इंटू बी बट्टे एचसीएफ। a इंटू बी कितना 3600 बट्टे 12, 12 × 36 300, एलसीएम कितना आ गया भाई, लो जी 300 आ गया। एलसीएम कितना आएगा 300। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग पहले ही वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों से शेयर जरूर कर दें जिससे उनका भी ये बेनिफिट हो पाए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दिख रहा है कि आप, चलिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा है बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे भाई जेड है, ये 7 है और यहाँ पे 371 है। कितना है 371। तो अगर 371 को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, क्या किया गया है 371 को 2 भागों में बांटा गया है। 371 में 7 से भाग लगा दो, क्या कर दोगे 7 से भाग लगा दोगे, लगा दो कितना आएगा। थोड़ा कम दिख रहा हो तो मैं एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो इस तरीके से है ये, यहाँ पे x को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पर y को 2 भागों में बांट दिया। ये कितना है 1855, 1855 है एक जगह पे। और फिर है यहाँ पर 3, इसको भी 2 भागों में बांट दिया, 5 और 371, इसको भी 2 भागों में 7 इंटू और जेड में। देखो 7 से इसमें भाग लगा दो, यहाँ पे एक अभाज्य संख्या मिल रही है, 7 से भाग लगाओ, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, जेड का मान कितना आ गया 53। अब देखो इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है बाई, दोनों गुणा कर दो कितना आएगा, 3 पंजे 15 और एक 16, 18 × 54 और एक 55, कितना आ गया 5565 आ गया। 3 पंजे 15, 3 16 हो गया, 15 8 × 24 25, 2 3 2, ठीक है 5565 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मान तो ये दोनों संख्याओं से मिलकर बना है, यानी 65 दूनी 130, 55 दूनी 110 और 111, यानी 11130 आएगा। तो आपने एक्स वाई जेड का भी मान निकालना सीख लिया। कैसे निकालते हैं, वो बटे हुए हैं डिवाइड में। अब देखो कोई बटा हुआ है किसी को तो उसमें भाग लगा दो, 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देखो यहाँ पे क्या था, ये 7 371 को 2 भागों में बांटा गया था, 7 में दूसरा में पता नहीं था तो भाग लगा दिया। यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, दोनों को मिला के एक बन रहा है जो पता नहीं है, तो दोनों गुणा कर दो, बस इतना सा है, गुणा और भाग, और कुछ नहीं करना। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।